मैं शोध कार्य के साथ साथ कुछ प्रयोग विज्ञान पर भी मैंने कार्य करना शुरू किया। उसमें काशी नरेश की प्रेरणा से मैंने वायु वृष्टि विज्ञान के लिए मार्गशीर्ष मास की हवाओं पर अध्ययन किया। तो मैं और डॉक्टर धुनीराम त्रिपाठी उस समय संस्कृत विश्वविद्यालय हो चुका था, उसमें वो आधुनिक विज्ञान के वो प्रोफेसर थे। हम दोनों ने मिल के रात 24 घंटे की मार्गशीर्ष मास की हवाओं का अध्ययन किया और उन पर पूरे 1 वर्ष की वृष्टि का आकलन किया और उसका प्रयोग किया गया, जो काफ़ी हद तक सफल रहा। वर्षा के दिनों में तो अत्यधिक सफल रहा, अन्य मौसम में उसके अधिकतम 60% तक सफलता आई थी। तो उस विज्ञान को हमने लिया था कृषि पाराशर से, और कृषि पाराशर को उस वायु की अध्ययन की प्रक्रिया के माध्यम से मेरी रुचि हुई कृषि पाराशर में, और मैंने फिर कृषि पाराशर को भी संपादित किया और उसमें किस प्रकार से वृष्टि के ज्ञान का विधान दिया था उसी के आधार पर मैंने प्रयोग किया था। और साथ साथ उसमें मैंने देखा कि कृषि के लिए प्राचीन समय में किस प्रकार उर्वरक तैयार करने की विधि थी, किस प्रकार हल कर्षण करने की विधि थी, बीज को सुरक्षित रखने का क्या विधान था, उत्तम बीज कैसे बनाया जाए इसकी विधि थी, और उसके उपयुक्त काल में बीज वपन करके और फिर खेत में अन्य जो तृण आदि निकलते थे उनके निस्तारण की क्या प्रक्रिया थी, कृमि से रक्षा के लिए क्या क्या विधि थी, इन सारा का विवेचन उसमें किया गया था। उन सब को पढ़ने के बाद मुझे कृषि पर भी बहुत अधिक रुचि बढ़ गई और उसके माध्यम से कृषि के प्रसंग में ये पशुपालन पर भी विचार किया गया है। और पशुपालन पर भी मैंने फिर कुछ उपनिषदों से लेकर के देखा कि पशुओं के पालन की प्राचीन प्रक्रिया क्या थी और उनके द्वारा जो दुग्ध उत्पाद होते थे, दुग्ध का किस तरह से विनियोग होता था, दुग्ध उत्पादों का कैसे विनियोग होता था, इस पर भी मैंने एक लेख लिखा था जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पशुपालन विभाग के एक सेमिनार में मैंने उसको व्यक्त किया था, जो काफ़ी लोगों को रुचिकर लगा। तो कृषि पाराशर बहुत ही लघु ग्रंथ लेकिन बहुत उपयोगी ग्रंथ हमें लगा, और उसका आदि हमें पूरा विश्वास है कि उस प्रक्रिया को यदि आज भी अपनाया जाए तो कृषि क्षेत्र में एक अच्छी क्रांति हो सकती है। और उस कृषि पाराशर के प्रकाशन के बाद उसमें कई लोगों के मुझे प्रशंसा पत्र भी मिले, उसको लोगों ने पसंद किया। और उस प्रयोग को लेकर के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान संस्थान में प्रोफेसर बेकी दुबे के अंडर एक छात्र ने पंचांगों की भविष्यवाणी, वर्षा संबंधी भविष्यवाणी पर शोध कार्य किया। उसमें भी मैं को गाइड के रूप में उसका सहयोग किया था। उसने भी इस शास्त्र का उसमें उपयोग किया और निर्देश किया। एक तो होते हैं जो दीर्घकालिक होते हैं और एक सद्यो वृष्टि लक्षण होता है। तो जो बृहत संहिता में दिया है मेघ गर्भ धारण काल, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको तो ग्रहण करना चाहिए। और उसी काल में ये मार्गशीर्ष मास की जो कृषि पाराशर में विधि दी गई है ये बहुत ही उपयोगी है। इन दोनों को मिला करके तो वर्ष का एक आकलन कर लेना चाहिए कि वर्ष में वृष्टि का क्या है। उसके बाद जो मेघ हैं, 4 प्रकार के जो मेघ बताए गए हैं उनमें मुख्य रूप से आवर्तक, संवर्तक, पुष्कर और द्रोण, इन मेघों में देख लेना है। अगर द्रोण मेघ की
उत्पत्ति अधिक होती है तो कृषि कर्म में बहुत लाभदायक होगा। और ये मेघ का ज्ञान जो है संवत्सरावली से ले लेते हैं कि किस समय कौन सा मेघ आएगा, तो उससे मेघों की गति देख लेते हैं। और एक वृष्टि प्रबोध है, उससे स्थान का निर्णय कर लेते हैं। वृष्टि प्रबोध में जैसे एक ही लक्षण में भूमि अगर पर्वतीय है और एक ऐसी है जिसमें जल और वनस्पतियाँ और कृषि योग्य भूमि, हरित भूमि है वहाँ पर, और एक ऐसी है जो बंजर भूमि है, तो तीनों में वर्षा का प्रभाव अलग अलग होगा एक ही योग में। तो इसको कहते हैं कि भूमि को भी तीन भागों में बांटा है, अनूप, जांगल और मिश्र। तो भूमि को भी तीन भागों में बांट करके और मेघ की स्थिति को देख करके इस वर्षा के आकलन को पूरे क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि कहाँ कैसे वृष्टि होगी। फिर बीच बीच में आपको सद्यो वृष्टि लक्षण जो हैं उनको देखना पड़ता है, क्योंकि उससे वृष्टि का योग बनने के बाद भी सद्य वो नष्ट भी हो जाता है। तो वृष्टि का योग बने रहने के बाद भी वृष्टि नहीं हो पाती है, तो उसको भी बीच बीच में परीक्षण करते रहना चाहिए। उसी में आकाश के लक्षण भी बताए गए हैं, वो भी बृहत संहिता में भी हैं, अद्भुत सागर में भी हैं, तो इनका भी अवलोकन बीच बीच में करते रहना चाहिए। अगर 2-3 साल इनका क्रम से परीक्षण किया गया तो निश्चित रूप से ये एक सिद्धांत स्थिर हो जाएगा कि हम किस मार्ग से किन किन अवयवों को साथ लेकर के चलें तो हम वर्षा की सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। और जगजीवन राम जी कृषि मंत्री थे, तो काशी में उन्होंने कहा था कि कोई 40% भी वर्षा की भविष्यवाणी कर दे तो हम उसके लिए एक स्वतंत्र विभाग खोल सकते हैं। तो काशी नरेश जी ने मुझसे कहा, काशी नरेश स्वर्गीय विभूति नारायण सिंह जी ने मुझसे कहा कि आप ज्योतिष के छात्र हैं, आपको इसमें अनुसंधान करना चाहिए। तो उन्हीं की प्रेरणा से मैं और डॉक्टर धुनीराम त्रिपाठी जी ने वायु का अध्ययन किया और ये रिपोर्ट हम लोगों ने उनको 1 वर्ष की वर्षा का भेजा था। लेकिन मंत्री परिषद का परिवर्तन हो जाने से वो चीज़ उनके विचार में नहीं आ पाई और उस पर कोई कार्य आगे बढ़ नहीं सका। हाँ, इसके बाद एक बार मैं भारत सरकार की तरफ से पंचांग समन्वय समिति का सदस्य था और उसके चेयरमैन थे मौसम विज्ञान के डायरेक्टर जनरल थे आर केलकर। उनसे भी मैं मिल करके इस बात को कहा कि मेरे पास प्राचीन विधियां हैं वर्षा ज्ञान की और आपके पास आधुनिक उपकरण हैं। अगर मेरी विधियों को लेकर के आप आधुनिक उपकरणों से उनका परीक्षण करें तो मुझे विश्वास है कि हम लोग देश को एक अच्छी जानकारी दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कह दिया कि आयुर्वेद के भी सिद्धांत हैं, होम्योपैथ के भी हैं, एलोपैथ के भी हैं, सब कोई किसी का दूसरे का सिद्धांत नहीं लेता, इसलिए हम लोग अपने प्राचीन सिद्धांत को न लेकर हम लोग अपने ही सिद्धांत पर कार्य करेंगे। इससे ये बहुत निराशाजनक उत्तर था, लेकिन उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। नहीं तो मैं चाहता था कि प्राचीन सिद्धांतों को आधुनिक परिवेश में ला करके और उन पर परीक्षण हो, कार्य हो, तो निश्चित रूप से कोई अच्छे परिणाम आ सकते हैं। और आज भी मैं आशान्वित हूँ कि आगे की कोई न कोई पीढ़ी इसको आगे बढ़ा सकती है और इसको प्रयोग करके इसको संसार के समक्ष ला सकती है। के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन तो स्वीकार्य होते ही हैं, क्योंकि जो वस्तुएं आज नहीं थी वो उस समय थी, जो उस समय थी वो आज नहीं है, तो यथावत तो किसी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। और कोई भी सिद्धांत ऐसा नहीं है जो शाश्वत होता है, वो मनुष्य द्वारा ही बनाया हुआ होता है और समय समय पर संशोध्य होता है, परिवर्तनीय होता है। तो ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत से ऐसे विषय हैं जिनको कालक्रम के अनुसार परिवर्तन अपेक्षित है। और गणित जो इसका है, गणित में भी आचार्यों ने भी कहा है कि इसको समय समय पर इसका परिष्कार करते रहना चाहिए,
क्योंकि पृथ्वी भी चल है, सभी ग्रह पिंड चल हैं, तो इनमें परिवर्तन तो संभव ही है। तो और बीच में आचार्यों ने इसमें परिष्कार किया भी है। तो ये परंपरा भी चलनी चाहिए। अगर ये परंपरा अवरुद्ध हो जाएगी तो ज्योतिष शास्त्र भी अवरुद्ध हो जाएगा। वो प्रयोग की थी। अब प्रयोग से लोगों की रुचि हटती गई। लोग सरल कार्य करने लगे जहाँ पर कोई उनको प्रयोग करने का अवसर नहीं मिला और प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और संहिताओं में नई संहिताओं को रचने के लिए प्रयोग करने पड़ेंगे, बार बार परीक्षण करने पड़ेंगे, तब कोई सिद्धांत बनाना पड़ेगा। वो श्रम साध्य और काल साध्य है। तो इसमें कोई अपना रुचि नहीं लिया। जो चीज़ें उनको व्यवहारिक मिली, जो जन साधारण से संबंधित मिली, उन्हीं को लोग बढ़ाते चले गए। और ऐसे कार्यों को जो दुरूह थे और श्रम साध्य थे, उनको लोग छोड़ते चले गए। उसका परिणाम ये हुआ कि आज संहिताओं से लगभग संबंध विच्छेद सा हो गया है। इसी तरह से सिद्धांत को भी देखिए। सिद्धांत भी श्रम साध्य था, परीक्षण उसके लिए भी आवश्यक था। वो भी बहुत, उसमें लोगों ने रुचि नहीं लिया। वो भी बहुत क्षीण होता चला गया। आज उसमें भी परिष्कार की आवश्यकता है। गणेश दैवक के बाद वेंकटेश बाबू केतकर ने थोड़ा कार्य किया, उसके बाद से फिर कोई कार्य नहीं हुआ। लेकिन आज भी आवश्यकता है। आज उनकी गणित में भी अब स्थूलता आने लगी है। आज पुनः वैसे ही परिष्कार की आवश्यकता है। तो जब तक ये क्रम चलता नहीं रहेगा, तब तक शास्त्र की गति नहीं होगी। शास्त्र को गतिशील बनाने के लिए इसके साथ साथ अनुसंधाताओं को भी गतिशील होना पड़ेगा, तब शास्त्र आगे चलता रहेगा, अन्यथा अवरुद्ध हो जाएगा।